हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। हम लोग इस बार सितंबर में जो जेईई मेन का पेपर हुआ है उसका फिज़िक्स का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले आपके साथ 2 सितंबर को मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में जो पेपर्स हुए हैं एंड 3 सितंबर को जो मॉर्निंग सेशन में पेपर हुआ है उसका फिज़िक्स का सेक्शन डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया गया है। चैनल पे आप हमारे वीडियोस को विजिट करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग 3 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसका फिज़िक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, अ परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर has a small spherical cavity at its center which is filled with a paramagnetic substance. The whole system is placed in a uniform magnetic field B, then the field inside the paramagnetic substance is. Okay, so हमें एक perfect diamagnetic मटेरियल का स्फीयर दिया हुआ है और उसके सेंटर पर एक स्मॉल कैविटी है और उस कैविटी के अंदर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल फिल किया गया है एंड रेस्ट ऑफ द स्फीयर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। एंड इस सिस्टम को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। सो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें फील्ड कितनी होगी ये हमें बताना है। ओके, सो वी नो कि एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंप्लीटली एक्सपेल करता है। ओके, नो फील्ड लाइन ऑफ दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल पास थ्रू द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है उससे कोई फील्ड लाइन नहीं पास होंगी तो यहाँ पर भी कोई फील्ड नहीं पहुँच पाएगी। सो दो दिस इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बट इट इज केप्ट इनसाइड अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड the paramagnetic material will also be 0. Okay, so options अगर हम देखें so option number 1 is the correct answer. Next question हमारा दिया हुआ है, the radius r of a nucleus of mass number capital A can be estimated by the formula r is equal to 1.3 into 10 raised to the power minus 15 capital A raised to the power 1/3 meter. Okay, it follows that mass density is of a nucleus is of the order of okay, so mass density जो न्यूक्लियर मटेरियल की है उसका ऑर्डर क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। और रेडियस का रिलेशन जो है वो मास नंबर के साथ क्या है ये हमें दे रखा है। ओके, सो दिस नंबर इज गिवन टू अस, दिस इज 1.3 into 10 raised to the power minus 15 and mass number to the power 1/3। रेडियस इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मास नंबर एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। देन हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है। ओके, सो डेंसिटी हम कैसे लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम ये हो जाएगा। एंड मास नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो टोटल मास हम कैसे लिख सकते हैं, मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन into mass number is total mass of the nuclear material divided by volume। suppose जो उसका shape है वो spherical है, so volume will be 4/3 pi r cube। okay, now यहाँ पर nucleons का mass neutron proton जो होते हैं that is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 and the mass number A इसको ऐसे रहने देते हैं divided by 4/3 pi, इसको ऐसे रहने देते हैं r cube। ओके, सो इसका जब हम क्यूब करेंगे सो ये 1.3 जो नंबर है उसका क्यूब होगा एंड इसका हम क्यूब जब करेंगे तो ये पावर हो जाएगी 10 raised to the power minus 45 एंड इसका हम जब क्यूब करेंगे तो ये सिंपली ए हो जाएगा। देन यू कैन सी मास नंबर जो है वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया। सो हमारा जो न्यूक्लियर डेंसिटी की न्यूक्लियर मटेरियल की जो डेंसिटी आ रही है उसमें फाइनली मास नंबर नहीं होगा, दैट मीन्स इट विल बी अ कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियस। ओके, सो हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पर हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है। सो ऑर्डर हम पहले देख लेते हैं, बाकी ये सारे नंबर्स जो आएंगे उनको हम लेट अस से बीटा लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 45 प्लस 45 माइनस 27 विल बी 10 raised to the power 18 एंड ऑप्शंस में जो हमें दिया हुआ है ऑर्डर दिया हुआ है वो 10 raised to the power 14 है, 24 है, 3 है, 17 है एंड 10 है। ओके, सो द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज 10 raised to the power 17। सो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसकी डेंसिटी 10 raised to the power 17 kg per meter cube इस ऑर्डर की होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कंसेंट्रिक मेटालिक होलो स्फीयर्स ऑफ रेडियाई कैपिटल R एंड 4R होल्ड चार्जेस Q1 and Q2 respectively. Given that surface charge densities of the concentric spheres are equal, the potential difference VR minus V4R. Okay, so VR minus V4R ये हमें कैलकुलेट करना है. So ये स्मॉलर स्फीयर और ये लार्जर स्फीयर. So the potential difference between the smaller and the larger sphere ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो इस तरह से दो कंसेंट्रिक शेल्स का जो सिस्टम होता है, इसमें जब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, दिस इज आल्सो द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर. वेन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है उसका भी यही प्रिंसिपल होता है. सो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पर ही डिपेंड करता है. एंड द एक्सप्रेशन कम्स आउट टू, अंदर वाला जो होता है वो हायर पर होता है, बाहर वाला लोअर पोटेंशियल पर होता है. सो वी बी माइनस वी ए ये हो जाएगा QA upon 4 pi epsilon naught 1 upon A minus 1 upon B. Okay, this is very simple to calculate. इसका हम इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकाल लें और इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकाल लें अपने चार्जेस की वजह से भी और दूसरे स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी, एंड देन डिफरेंस हम लेंगे तो ये आएगा एक्सप्रेशन हमारे पास. सो दिस इज वेरी इजी टू रीच. ना अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है A इज इक्वल टू R और B इज इक्वल टू 4R और QA जो है QA इज Q1 एंड QB यहाँ पर है Q2 है. ओके, सो VB माइनस VA क्या हो जाएगा? VB मतलब VR माइनस VA बड़ा वाला जो रेडियस स्फीयर है उसकी रेडियस 4R है, विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द इनर स्फीयर विच इज Q1 अपॉन 4 पाई epsilon naught 1 upon smaller radius, so 1 upon R minus 1 upon larger radius. Okay, so यहाँ से अगर हम R कॉमन कर ले तो हमारे पास बचेगा 1 minus 1 by 4, that will be 3 by 4. Okay, so 3 यहाँ पर आ जाएगा और 4 नीचे से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, so this will become 16 और एक R हम यहाँ पे लिख लेंगे. So इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 3Q1 upon 16 pi epsilon naught into R. So this is the potential difference for the given system of concentric spheres. So options अगर हम देखें, so option number 1 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोजन आयन एंड सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट through the same potential difference. The ratio of final speeds of hydrogen and helium ions is close to. Okay, so दोनों पर चार्ज जो है हाइड्रोजन आयन है उस पर भी एक सिंगल चार्ज होगा और सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है उस पर भी एक सिंगल चार्ज है, E के बराबर चार्ज होगा. एंड दोनों को एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराया जा रहा है. सो स्पीड्स का रेशियो क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है. सो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q into potential difference, and kinetic energy can be written as half mv square, that is equal to Q ही रहने देते हैं, Q into V ये हो जाएगा. एंड देन यहाँ से अगर हम देखें सो V स्क्वायर स्पीड विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2Q V अपॉन M ये हो जाएगा. ओके, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के लिए सेम है और ये तो एक कांस्टेंट नंबर है और चार्जेस भी दोनों पर सेम है, हाइड्रोजन आयन एंड सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम. सो दोनों पे चार्ज भी सेम है. दैट मीन्स कि स्पीड जो होगी वो सिंपली 1 अपॉन अंडर रूट m के प्रोपोर्शनल होगी. ओके, सो यहाँ पर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम यही ऑर्डर है. सो हाइड्रोजन अपॉन स्पीड ऑफ हीलियम will be inverse ratio है, so mass of helium divided by mass of hydrogen ये हो जाएगा. ओके, सो मास ऑफ हीलियम अगर हाइड्रोजन का हम मास हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन है उसकी बात कर रहे हैं, सो उसमें एक ही न्यूक्लियन होता है उसके न्यूक्लियस में और इसमें 4 न्यूक्लियन होते हैं. ओके, बाकी यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स का मास इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वो न्यूक्लियंस के कंपैरिजन में बहुत लाइट होता है. So this will be written as 4m upon m under root में. So this is under root 4, that will be 2:1. So speeds का ratio
2:1 है। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है द मास डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस कैपिटल R वेरीज विद द डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स सेंटर एज, सो यू कैन सी डेंसिटी वेरिएशन R के साथ कैसे दिया हुआ है, देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट। ओके, सो हमें इस तरह से एक स्फेरिकल प्लैनेट दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर की तरह से ट्रीट करेंगे। इसकी रेडियस R है और इसकी जो मास डेंसिटी है वो सेंटर से डिस्टेंस के साथ इस तरह से वेरी कर रही है। देन हमें ये बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पर मैक्सिमम होगी। ओके, सो किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए से इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट मतलब वी कैन ड्रॉ अ स्फीयर जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा। So this is the sphere on which that point lies and उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो इस स्फीयर के अंदर जो मास कंटेन्ड है उसी की वजह से होगी, और बाकी जो इस पोर्शन में जो मास है उसकी वजह से फील्ड जीरो होगी। ओके, सो वी कैलकुलेट इन जनरल एक पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे एंड देन उस पर हम कंडीशन लगाएंगे कि वो मैक्सिमम कब होगी, किस डिस्टेंस पर होगी। ओके, सो इस पॉइंट पर अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर कितना मास कंटेन्ड है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी कैन ड्रॉ अ थिन एलिमेंटल शेल हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। सो इस तरह से एक थिन एलिमेंटल शेल, इसकी रेडियस स्मॉल r है और इसकी जो थिकनेस है दैट इज dr। ओके, अब इस शेल के अंदर कितना मास है वो हम कैलकुलेट कर लें एंड देन उसको हम 0 से r तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल मास कंटेन्ड इन दिस डॉटेड स्फीयर वो हमें मिल जाएगा। और फिर हम उसका सारा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड सपोज करके इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट द मास कंटेन्ड इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। ओके, सो मास हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी ये है हमारी 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। सो इस थिन एलिमेंटल शेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इनटू इट्स थिकनेस। सो सरफेस एरिया क्या हो गया, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू थिकनेस dr। सो ये हुआ एलिमेंटल शेल का मास dm, लेट्स राइट इट, एंड टोटल मास within of the sphere of radius small r will be integration of this thing। तो यहाँ से 4 पाई और ये रो नॉट ये कांस्टेंट है, इसको पहले हम बाहर ले लेते हैं एंड इंटीग्रेशन में हमारे पास बचा 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इनटू r स्क्वायर dr। इसको हमें 0 से r तक कैलकुलेट करना है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r स्क्वायर को हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, सो दिस बिकम्स r स्क्वायर माइनस r रेज़ टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इनटू dr। ये हो जाएगा फ्रॉम 0 to 4। ओके, दिस इज 4 पाई रो नॉट एंड इसको हम इंटीग्रेट करें अगर r स्क्वायर को, सो ये हो जाएगा r क्यूब अपॉन 3 एंड 0 से r के बीच में वही चीज़ आएगी। सो दिस बिकम्स r क्यूब अपॉन 3 माइनस r रेज़ टू द पावर 5 upon 5 and capital R square। okay, so ये हुआ mass of the sphere of radius small r। अब ये सारा मास इस स्फीयर के सेंटर पर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सपोज करें तो इस पॉइंट पर फील्ड हम कैसे लिख सकते हैं। सो किसी भी पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो माइनस जी एंड स्मॉल m की जगह ये पूरी चीज़ रखेंगे दैट इज 4 पाई रो नॉट इन टू स्मॉल r क्यूब अपॉन 3 माइनस r रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड कैपिटल R स्क्वायर एंड होल थिंग डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगी फील्ड की वैल्यू। सो हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर सकते हैं एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये चीज़ अगेन कांस्टेंट है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करें, ये r स्क्वायर अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे एक r बचेगा और यहाँ पे 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, r क्यूब बचेगा। सो
the value of the electric field at the distance r is 4 pi g rho naught, and then bracket में हमारे पास क्या बचेगा, r upon 3 minus r raised to the power 3 upon 5 capital R square. So this is the expression of gravitational field at a distance small r for such a planet. Now if this field has to be maximum, then the differentiation for E to be maximum, अब यहाँ पर वेरिएबल है स्मॉल r, सो स्मॉल r के साथ उसका जो डिफरेंशिएशन होगा या जो डेरिवेटिव होगा दैट हैज़ टू बी ज़ीरो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम. ओके, सो यहाँ हमें इसको डिफरेंशिएट करना और जीरो से इक्वेट करना है, तो इसको हम पहले से ही ड्रॉप कर सकते हैं. दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज नेवर गोइंग टू बी जीरो. ओके, सो इसको हम डिफरेंशिएट करें स्मॉल r के रिस्पेक्ट में, दिस वुड बिकम 1/3 माइनस दिस वुड बिकम 3 small r square upon 5 capital R square, and it has to be 0. Okay, now इसको हम सिंप्लीफाई कर लें. 1/3 will be equal to 3 small r square upon 5 capital R square. Then small r square is equal to 5 capital R square upon 9, ये हो जाएगा. Okay, so small r हम लिख सकते हैं capital R एंड अंडर रूट में हमारे पास हो जाएगा 5/9, ये हुआ. सो ऑप्शंस में अब इस 9 को हम बाहर भी ले सकते हैं, बट ऑप्शन में ऐसे ही दे रखा है √5/9 इनटू कैपिटल R. सो एट दिस डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी मैक्सिमम. सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन हमारा है, a particle is moving unidirectionally on a horizontal plane under the action of a constant power supply energy source. The displacement time graph that describes the motion of the particle is. Okay, so यहाँ पर एक particle एक plane में move कर रहा है and the power supply is constant. So displacement time graph या displacement time relation कैसा होगा वो हमें calculate करना है. Okay, so we know power, instantaneous power can be written as force into velocity. इस तरह से लिख सकते हैं, and this is going to be constant. Now हम यहाँ पर F को लिख सकते हैं, F can be written as mass into acceleration which is dv/dt, and this v is constant. Okay, so इसको constant को हम p, ठीक है, p ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा. अब हम इसमें वेरिएबल्स सेपरेट कर लेते हैं v और t में रिलेशन निकालने के लिए. सो यहाँ पे बचेगा v dv इज इक्वल टू p/m इनटू dt, ये हो जाएगा. एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है. अब इसको हम इंटीग्रेट कर लें, v dv इज इक्वल टू p/m एंड इंटीग्रेशन dt. ठीक, सो इन जनरल एक रिलेशन चाहिए, से 0 पर t इज इक्वल टू 0 पर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एंड देन t पर उसकी जो वेलोसिटी होगी से v होगी. नाउ इसको इंटीग्रेट करें, सो यहाँ से हमें मिलेगा v²/2 बिटवीन 0 एंड v, दैट विल बी इक्वल टू p/m, एंड ये dt जो होगा 0 से t के बीच में सिंपली t आ जाएगा. सो यहाँ पर v का जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज इक्वल टू 2p/m, ये सब स्क्वायर रूट में हो जाएगा 2p/m, एंड देन t रेज़ टू द पावर हाफ, ये हो गया. ओके, सो ये तो हुआ v और t में रिलेशन, बट हमें x और t में रिलेशन चाहिए. तो एक बार और हम यहाँ पर v को x में कन्वर्ट करेंगे. सो वी कैन राइट dx/dt. ओके, v की जगह पर लिख सकते हैं, और इस पूरी चीज़ को हम एक कोई कांस्टेंट ले लेते हैं. लेट अस से दिस इज बीटा. ओके, एंड देन t रेज़ टू द पावर 1/2. नाउ वेरिएबल सेपरेट करें, सो dx इज इक्वल टू बीटा टाइम्स t रेज़ टू द पावर हाफ dt, ये हो जाएगा. एंड अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करें, सो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू बीटा टाइम्स इंटीग्रेशन t रेज़ टू द पावर हाफ dt फ्रॉम 0 टू t एंड फ्रॉम 0 टू x. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा ये x, दैट विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे हम. सो यहाँ पर हो जाएगा t रेज़ टू द पावर प्लस हाफ है, सो इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा प्लस हाफ प्लस 1, दैट मीन्स दिस वुड बिकम 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, इस तरह से हो जाएगा. सो फाइनली जो रिलेशन आया है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज 2β/3 t रेज़ टू द पावर
3/2 इस तरह का रिलेशन आया है। अब ये रिलेशन हमें सजेस्ट कर रहा है कि t की पावर जो है ये 1 के अलावा कुछ और है, सो कर्व्ड लाइन होगी, ग्राफ जो होगा। और दूसरी चीज, पावर यहां पर 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी। ओके, सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में यू कैन सी स्ट्रेट लाइन है, सो दे कैन नॉट बी द पॉसिबल ग्राफ्स। एंड फर्स्ट में जो हमारा फंक्शन है वो t के साथ फाइनली जाके सैचुरेट हो जा रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिकॉज उसमें t के साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ अ सेमीकंडक्टर photodiode can detect a photon with a maximum wavelength of 400 nanometer, then its band gap energy is, okay, so photodiode जो होता है उस पर कोई बाइसिंग नहीं लगाई जाती है, फोटोडायोड जो होता है वो इनिशियली रिवर्स बाइस में होता है, उस पर जो बाइसिंग होती है दैट इज रिवर्स, एंड देन उसका जो जंक्शन एरिया होता है वहां पर जब कोई फोटोन इंसिडेंट होता है, सो जंक्शन पे फोटोन जब एब्जॉर्ब होगा तो उसकी वजह से EH पेयर क्रिएट होगा। EH पेयर क्रिएट होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा है। और मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ की जब बात करेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दैट मीन्स कि वो जस्ट कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा है। सो इस फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी बैंड गैप, ओके, उसके इक्वल हो जाएगी। सो सिंपली हम यहाँ पर जो एनर्जी बैंड गैप है दैट विल बी इक्वल टू h न्यू या फिर hc अपॉन लैम्डा, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हुई है, देन इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ विच इज़ 400 नैनोमीटर, और ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, दिस वुड कम आउट टू बी, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड दिस वुड बी 4 3 12, एंड सो this would be 3.1 electron volt. Okay, so the energy band gap for such a photodiode is 3.1 electron volt. Then options के हिसाब से option number 3 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है, to raise the temperature of a certain mass of gas by 50 degrees Celsius at constant pressure, 160 calories of heat is required. When the same mass of gas is cooled by 100 degrees Celsius at constant volume, 240 calories of heat is released. How many degrees of freedom does each molecule of this gas have? Assume gas to be ideal gas. Okay, so ideal gas का जो हमारा kinetic theory of gas है ideal gases के लिए, उसमें constant pressure पर अगर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी रिटन एज NCP डेल्टा T, ये हो जाएगा। ओके, सो मोल या मास हमें नहीं दिया हुआ है, सो इसको ऐसे रहने देते हैं, एंड CP वी डोंट नो, एंड टेम्परेचर हम 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, सो ये हो जाएगा 50, एंड दैट इज इक्वल टू जो हीट सप्लाई की जा रही है दैट इज 160 कैलोरी, ये हो जाएगा। सिमिलरली कांस्टेंट वॉल्यूम पर उससे जब हीट रिलीज होगी तो उसके लिए जो हीट रिलीज्ड है कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो हम लिखेंगे NCV डेल्टा T, ये हो जाएगा। एंड जो अमाउंट है वो सेम है जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं या जब हीट रिलीज हो रही है, ये सेम अमाउंट है। सो NCV की वैल्यू भी नहीं मालूम है, नो प्रॉब्लम, एंड टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस उसको कूल कर रहे हैं, सो इज इक्वल इन 200, एंड यहाँ पर 240 कैलोरीज हीट रिलीज हो रही है। ओके, ना इन दोनों को यूज करके हम उसकी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें बताना है। ओके, सो इसको अगर हम डिवाइड करें, ये हमारा है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, 1 को 2 से अगर हम डिवाइड करें सो NN कैंसिल हो जाएगा और CP अपॉन CV ये मिलेगा हमें, और 50 अपॉन 100 विल बी 1/2, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर ले चलते हैं,
एंड ये चीज़ क्या हो जाएगी 16/24, सो 8 2s are 16 और 8 3s are 24, ये हो जाएगा. सो Cp/Cv, we know Cp/Cv is gamma and that is equal to 4/3. okay, so हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करते हैं, सो वहाँ से गामा की वैल्यू 4/3 पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए आती है, और पॉलीएटॉमिक गैसेस रूम टेम्परेचर पर उनकी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल डिग्रीज होती हैं. सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सच गैस इज 6. ओके, सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन हमारा है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. A block of mass small m attached to massless spring is performing oscillatory motion of amplitude capital A on a frictionless horizontal plane. If half of the mass of the block breaks off when it is passing through its equilibrium point, the amplitude of oscillation for the remaining system becomes f small f times capital A. So the value of f is, ओके, सो यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहा है एम्पलीट्यूड का, वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसमें हमें दिया हुआ है कि एक ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जब वो ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास कर रहा है, ठीक उसी इंस्टेंट पर हाफ ऑफ द मास ब्रेक्स ऑफ. ओके, सो आधा मास उसमें से ब्रेक ऑफ हो जाता है. देन जो रिमेनिंग मास है, जो रिमेनिंग सिस्टम है, उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है. सो कितना हो जाएगा चेंज होके, वही हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड यहाँ पर आधा मास ये ब्रेक ऑफ हो जा रहा है. सो ब्रेक ऑफ को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अलग से. सपोज 2 ब्लॉक्स हैं, एंड एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि ये जो सिस्टम है दैट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. से ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के साथ ये दूसरा ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है. स्ट्रिंग, स्प्रिंग कुछ भी हो सकती है, रॉड भी हो सकता है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स एंड दे आर मूविंग विथ द सेम स्पीड. ओके, अगर दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों का सेम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं. ओके, दैट मीन्स कि इस टाइम पर दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. ओके, एंड ओके, सो इस इंस्टेंट पर अगर एक्सेलरेशन 0 है, तो इस स्ट्रिंग या स्प्रिंग में कोई टेंशन या फोर्स नहीं लग रहा होगा. ओके, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, एक्सेलरेशन भी 0 है. सो कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ से भी कोई फोर्स नहीं लग सकता है, अदरवाइज फिर उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो आएगा. सो सिंस इट्स एक्सेलरेशन इज 0, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक एंड ऑल्सो ऑन दिस ब्लॉक. सो फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, या फोर्स जो उनके बीच में जो इंटरैक्शन है उस टाइम पर, वो 0 है. ओके, सो अगर हम इस कनेक्शन को कट कर दें सिंपली, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे कार्ट्स है, जैसे ट्रेन के डब्बे एक साथ कनेक्टेड हैं, एंड सडनली कोई एक डब्बा जो है उसका लिंक लूज था पहले से, और वो बाकी डब्बों से कट गया, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ. ओके, सो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है. ये जो स्ट्रिंग है ये हमने कट कर दिया. अगर हम कट कर देंगे तो दोनों ब्लॉक्स तब भी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलेंगे, बिकॉज इस कटिंग की वजह से, इस ब्रेकिंग ऑफ की वजह से दोनों पर कोई फोर्स नहीं लगा. ओके, यहाँ से इनके इस स्ट्रिंग में ऑलरेडी कोई फोर्स नहीं था, और अगर ये टूट जाए स्ट्रिंग, सो वहाँ पर भी कोई एक्सप्लोजन टाइप की चीज़ नहीं हो रही, सिंपली ब्रेकिंग ऑफ है. सो उस इंसिडेंट की वजह से इन दोनों पार्टिकल्स या बॉडीज़ पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा. दैट मीन्स उनकी वेलोसिटीज़ जो होगी दैट विल रिमेन सेम, दोनों उसी वेलोसिटी से आगे कंटिन्यू करेंगे. सो सेम अगर यहाँ पर हम देखें, तो जब ये ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, उस टाइम पर उसकी स्पीड जो होती है दैट इज मैक्सिमम, और मेन पोजीशन पर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होती है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सेलरेशन 0 है. एंड सिंपली अगर उसका आधा मास ब्रेक ऑफ कर जा रहा है, तो जो मास ब्रेक ऑफ करेगा वो उसकी स्पीड है वी मैक्स. अगर इस पूरे बॉडी की वी मैक्स स्पीड है, तो हर एक पार्टिकल की ट्रांसलेशनल स्पीड वी मैक्स है. ओके, सो हाफ ऑफ द पार्ट जो ब्रेक ऑफ करेगा वो उसी वी मैक्स स्पीड से आगे कंटिन्यू करेगा,
और जैसे ही वो डिटैच हुआ उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो Vmax स्पीड से आगे चला जाएगा। बट जो रिमेनिंग हाफ है वो जैसे ही मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, स्प्रिंग उसको खींचेगी, सो उसकी स्पीड कम होने लगेगी। अगर ये राइट साइड में जा रहा है तो स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, वो इसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा। सो जो रिमेनिंग हाफ है वो कुछ दूसरी स्पीड से चलेगा और जो ब्रेक ऑफ हुआ है वो अपनी उसी मैक्सिमम स्पीड से आगे चला जाएगा, वो सिस्टम से अलग हो जाएगा। लेकिन रिमार्केबल ये नोट करने वाली बात यहां पर यह है कि जो रिमेनिंग हाफ है उसकी इक्विलिब्रियम पर जो स्पीड होगी आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ, दैट विल रिमेन Vmax। जितनी पहले थी ब्रेकिंग ऑफ के बाद भी स्पीड उतनी ही रहेगी। ये जो ब्रेकिंग ऑफ हो रहा है इसमें ऐसा कोई इंटरनल मैकेनिज्म नहीं हुआ है जिसकी वजह से दोनों हाफ पर कोई फोर्स लगा हो। ओके, no force acted on the two parts, hence the speed of the two parts will not change. One part which is breaking off will separate from the system, and the remaining part will keep on oscillating, but the speed at the equilibrium position will still be Vmax. Okay, so अगर यहाँ पर Vmax स्पीड है, सो ब्रेकिंग ऑफ से पहले स्पीड Vmax है और ब्रेकिंग ऑफ के बाद भी स्पीड क्या है, Vmax है। ओके, नाउ मैक्सिमम स्पीड हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा इनटू ए। ओके, सो ब्रेकिंग ऑफ से पहले जो फ्रीक्वेंसी है, से दिस इज ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड इज कैपिटल ए, एंड ब्रेकिंग ऑफ के बाद सिंस ये पूरी चीज कांस्टेंट रहनी है, सो इन दोनों में जो चेंज आएगा वो इनवर्स होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। ओके, सो लेट अस से जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होकर ओमेगा डैश हो गई है एंड एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होकर ए डैश हो गया है। ओके, सो जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज रिटन एज k over m into capital A, दिस इज इक्वल टू, स्प्रिंग सेम है, सो उसकी स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा दैट विल रिमेन सेम, बट मास ऑफ सिस्टम का क्या हो गया है m अपॉन 2, सो ये 2 यहाँ पेयर होगा इनटू a डैश। नाउ यहाँ से k ओवर m ये कैंसिल हो गया एंड a डैश इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन रूट 2। a डैश इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन रूट 2 ये हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो नया एम्पलीट्यूड है दैट इज f टाइम्स कैपिटल A, सो स्मॉल f की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 ओवर रूट 2। ओके, सो ब्रेकिंग ऑफ की जो स्टोरी यहाँ पर है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड एक कंसेप्चुअल पॉइंट है। ओके, सो उसको अगर हम ध्यान में रखें, सो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एंड ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमारा है, a block of mass 1.9 kg is at rest at the edge of a table of height 1 meter. A bullet of mass 0.1 kg collides with the block and sticks to it. If the velocity of the bullet is 20 meter per second in the horizontal direction just before the collision, then the kinetic energy just before the combined system strikes the floor is. Okay, G की वैल्यू 10 लेना है। Assume there is no rotational motion and loss of energy after the collision is negligible. ओके, सो ये हमें दिया हुआ है, ब्लॉक है, टेबल की एज पे रखा हुआ है, टेबल की हाइट जो है यहाँ पर दैट इज़ 1 मीटर, और बुलेट है, बुलेट का मास जो है वो 0.1 kg है, और ये जो ब्लॉक है इसका मास 1.9 kg है, और बुलेट की स्पीड जो है वो हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। एंड बुलेट उस ब्लॉक को हिट कर रही है और उसके बाद उसके अंदर उसी के साथ स्टिक हो जा रही है, उसके अंदर एम्बेड हो जा रही है। एंड देन फिर वो जो ब्लॉक और बुलेट सिस्टम है वो एक साथ आगे मूव करेगा। सो एज से जैसे ही नीचे, एज से जैसे ही आगे बढ़ेगा उसका पाथ कुछ इस तरह का होगा। जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला है उस टाइम पर इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि जो कंबाइंड सिस्टम है वो किस स्पीड से स्टार्ट कर रहा है। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर अगर अप्लाई करें, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हो जाएगा स्मॉल m v इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इसी का मोमेंटम है, ब्लॉक रेस्ट पर उसका मोमेंटम 0 हो गया। एंड फाइनली दोनों एक सिस्टम है, उसका मास ये हो गया इनटू v नॉट। सो दिस v नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m
इंटू वी अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यूज़ अगर हम रखें, स्मॉल m इज़ 0.1, स्पीड इज़ 20 अपॉन 0.1 प्लस 1.9 इज़ 2, सो ये हो जाएगा 2 upon 2, that is 1 meter per second. So the combined system will start at the edge of the table with a speed 1 meter per second. Okay, so यहाँ पर जब फाइनली स्ट्राइक करने वाला होगा तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम करें, सो वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, final kinetic energy minus initial kinetic energy will be work done by the gravity, that is equal to plus mgh. Okay, so final kinetic energy of the system is m, okay, अब यहाँ पर जो m है वो पूरे सिस्टम का है, so capital M plus small m into g into h plus initial kinetic energy, that will be half capital M plus small m into v naught square, ये हो जाएगा। सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसको हम कॉमन कर लें, सो हमारे पास क्या बचा, जी एच प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। एंड कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज़ 2, g इज़ 10, h इज़ 1 एंड v इज़ 1, उसका स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ 10 and plus half, that is 10.5 into 2 will be 21 joule. So final kinetic energy of the system just before striking the ground is 21 joule. So from the options, option number 1 is the correct answer. Next question हमारा है, two light waves having same wavelength lambda in vacuum are in phase initially. Then the first wave travels a path capital L1 through a medium of refractive index N1, while the second wave travels a path of length L2 through a medium of refractive index N2. After this, the phase difference between the two waves is, okay, so पहली वेव किसी मीडियम में L1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सो उसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा से x1, सो ऑप्टिकल पाथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू द पाथ ट्रेवल्ड इन द मीडियम, ये होता है। सो ये हो जाएगा N1 L1, दैट मीन्स कि अगर उसने मीडियम में L1 डिस्टेंस ट्रेवल की है तो वैक्यूम में उसने N1 टाइम्स L1 डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। सिमिलरली जो दूसरी वेव है वो L2 डिस्टेंस चल रही है और उसका जो उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, सो उसका ऑप्टिकल पाथ जो हो जाएगा वो N2 L2 है। ओके, सो इन दोनों वेव्स ने करस्पॉन्डिंगली वैक्यूम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब ये दोनों डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, सो देयर विल बी सम फेज डिफरेंस। उसके लिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है। ओके, सो द पाथ डिफरेंस विल बी N1 L1 माइनस N2 L2, ये हो जाएगा। एंड पाथ डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 2 पाई ओवर लैम्डा into path difference, so this is 2 pi over lambda N1 L1 माइनस N2 L2, ये हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो लेंथ है ये हम वैक्यूम में ही ले रहे हैं, सो हमें वेवलेंथ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वेवलेंथ वैक्यूम में ही है। सो ये हुआ मीडियम में पाथ, बट जो उसका ऑप्टिकल पाथ है वैक्यूम में करस्पॉन्डिंग है वो इतना है। सो ये वैक्यूम में पाथ लेंथ इतना क्रिएट हो रहा है, so there is no need to change the wavelength of the light of the wave. Okay, so options अगर हम देखें, so option number 1 is the correct answer. Next question हमारा है, the electric field of a plane electromagnetic wave propagating along the x direction in vacuum is this. So electric field का हमें उसका wave equation दिया हुआ है, the magnetic field B at the moment t is equal to 0 is. Okay, so electric field का equation हमें दिया हुआ है, vector E is equal to E naught times J cap and cos omega t minus kx न्यूटन पर कूलम, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें यहाँ से क्या देख के पता चल रहा है कि जो उसका एम्पलीट्यूड है वो E नॉट है और इलेक्ट्रिक फील्ड y प्लस वाई की डायरेक्शन में है, और यहाँ से पता चल रहा है कि प्रोपगेशन जो हो रहा है वो प्लस x एक्सिस में हो रहा है। सो प्रोपगेशन जो है वो x एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये y एक्सिस में है। देन जो प्रोपगेशन होता है वो E क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है। ओके,
सो सी जो होगा, जो प्रोपगेशन होगा या प्रोपगेशन वेक्टर या सी जो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, दैट विल बी अलोंग ई क्रॉस बी। ओके, सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होनी चाहिए कि ई क्रॉस बी एक्स एक्सिस में आ जाए। ओके, सो राइट हैंड रूल से अगर हम देखें, दिस इज ई क्रॉस बी, ये हुआ प्रोपगेशन एक्स एक्सिस में। दैट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? वी नो मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से c टाइम्स कम होता है। फर्दर c की वैल्यू परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के टर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो 1/c विल बी इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया उसका मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और ये आर्गुमेंट जो है ये सेम रहना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। सो उसका इक्वेशन अगर हम लिखें सो वो हो जाएगा b इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड विच इज ई नॉट टाइम्स म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड देन ये जो वेव फंक्शन है ये वैसा ही रहेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड फील्ड ये जो है ये z की डायरेक्शन में है, सो ये हो जाएगा प्लस के कैप। ओके, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं एट द मोमेंट t इज इक्वल टू 0, सो t की वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे, देन b इज इक्वल टू ई नॉट टाइम्स अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट cos ऑफ माइनस के एक्स विल बी प्लस cos के एक्स हो जाएगा। सो cos के एक्स अलॉन्ग के कैप, ये हो जाएगा। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer। K cap ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 3 is the correct answer। अगला क्वेश्चन हमारा है, a metallic sphere cools from 50 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 300 seconds. If atmospheric temperature around is 20 degrees Celsius, then the sphere's temperature after the next 5 minutes will be close to। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पर हमें अप्लाई करना है, और पहले 3 सेकेंड में टेम्परेचर 50 से 40 हो रहा है, देन नेक्स्ट 5 मिनट, एंड 5 मिनट विल अगेन बी 300 सेकेंड्स। सो नेक्स्ट 300 सेकेंड्स में उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सो वी नो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द रेट ऑफ कूलिंग डी फाई ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, ये होता है। ओके, सो ये है रेट ऑफ कूलिंग, दिस इज कूलिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड ये होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर। ओके, सो यहां पर अगर हम एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर अगर देखें, सो एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, सो उसके लिए हम लिखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर से थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, सो डी थीटा की जगह हम लिखेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन टाइम जो लगा है थीटा 1 से थीटा 2 तक जाने में इज इक्वल टू द सेम कांस्टेंट माइनस के, एंड बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो जहाँ से कूल हो रही है और जहाँ तक हो रही है उसका एवरेज ले लेंगे। दैट मीन्स थीटा 1 एंड थीटा 2 का एवरेज, दैट विल बी टेकन एज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ओके, सो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एवरेज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। और पहली कंडीशन में 50 से 40 हो रहा है टेम्परेचर, सो 50 माइनस 40 अपॉन टाइम लग रहा है 300 सेकेंड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, हम इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर कर सकते हैं या लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, into theta 1 plus theta 2, that is 50 plus 40, 90 upon 2 is 45 minus temperature of the surrounding which is 20 degree Celsius। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, हमें यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, सो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री सेल्सियस में भी सेम वही आएगा आंसर। ओके, सो दूसरा हमें क्या करना है, 50 से 40 हो गया ना, 40 से कहाँ होगा। ओके, सो 40 से फाइनली थीटा हो जा रहा है, एंड टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, दैट इज अगेन 300 सेकेंड्स, दैट विल बी इक्वल टू सेम माइनस के, एंड 40 से थीटा हो रहा है, सो एवरेज टेम्परेचर विल बी 40 प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा। एंड इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें,
okay, no need to simplify, we can divide directly. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर हम डिवाइड कर दें, सो 300 डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा 40 माइनस थीटा अपॉन 50 माइनस 40 विच इज सिंपली 10, माइनस के ये भी कैंसिल हो गया, और इसको अगर हम देखें तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ये हो जाएगा 40 प्लस थीटा माइनस 40, एलसीएम ले हम यहाँ पर, सो 40 माइनस 40 ये कैंसिल हो गया, सो हमारे पास बचेगा ऊपर सिर्फ थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ओके, थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 ये हुआ, एंड देन हमें इसको डिवाइड करना है इससे, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम 45 माइनस 20 इज 25, ये हो जाएगा। ओके, नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 50 इंटू 40 इज 2000 माइनस 50 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, दिस इज थीटा। ओके, नाउ ये इधर आ गया, प्लस 50 प्लस 10 दैट इज 60 थीटा is equal to 2000, or theta is equal to 2000 upon 60, that would become 200 upon 6, and 200 upon 6 will be 33.3 degrees Celsius. So after next 5 minutes the temperature of the sphere will become 33.3 degrees Celsius, and from the options, option number 1 is the correct answer. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस पार्ट, एंड इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। ये हम लोग 3 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो पेपर हुआ था वो डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।